हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक हमने जो है 9 लेक्चर जो है वो कवर कर चुका है हिस्ट्री के। एंशियंट हिस्ट्री का हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है दोस्तों, जिसमें हम भरपूर मजे के साथ इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। साथ ही देखिए दोस्तों, इस लेक्चर के साथ साथ जो है आपका नॉलेज भी ग्रोथ कर रहा है। साथ ही हम टेलीग्राम ग्रुप में आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट टुवर्ड्स द प्रीलिम बेस। ओके, सो ये आपके सीजीपीएससी एग्जाम में प्रीलिम के मार्क्स को कंप्लीटली ग्रोथ करने में बिल्कुल हेल्प करेगा दोस्तों, जिसमें हम कई सारे बुक से रिफर करके आप सभी को हिस्ट्री के नोट्स जो है प्रोवाइड करते हैं। 4 to 5 काइंड ऑफ बुक्स, 4 to 5 राइटर्स ऑफ बुक्स से स्टडी करके ही आप सभी के लिए ये नोट्स तैयार किया जाता है दोस्तों। ओके, सो ये नोट जो है कंप्लीटली एक पैकेज की फॉर्म में है, जिसका आप बिल्कुल फायदा उठाइए और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए और नॉलेज इकट्ठा करते रहिए दोस्तों। तभी तो आप लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और साथ ही बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट करेंगे। सो सबसे पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, हाउ इज योर जोश? क्या आपका जोश जो है पिछले 9 लेक्चर में जैसा बना हुआ था वैसे ही तो बना हुआ है ना? सो इस लेक्चर में भी आप वैसे ही बनाए रखिएगा दोस्तों। सो ये लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 10, मगध। मगध के पार्ट 2 के बारे में आज हम जानने वाले हैं दोस्तों। अब तक हमने कई सारे इंफॉर्मेशन ले चुका, हमने जान चुका कि किस तरीके से बिंबिसार ने अपना विवाहित जो रिश्तेदारी है उसको आगे बढ़ा करके अपने साम्राज्य का स्थापना किया। हमने जान चुका कि किस तरीके से अजातशत्रु ने अपने पिता का फॉलो किया और साथ ही उनको ही वह जो है रास्ते से हटा करके खुद कुर्सी पे बैठ गए। साथ ही जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, इस प्रकार के क्वेश्चन का भी हमने डिटेल से अध्ययन किया। साथ ही हमने देखा कि उदयन ने भी अपने पिता के साथ वैसा ही किया जैसे उनके पिता ने अपने पिता के साथ किया था। ओके, सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है, आज हम लेक्चर 10 को जानने वाले हैं। सो इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए, इफ यू पास द टाइम विल पास यू वन डे। अगर आप समय को पास करते हैं तो एक दिन टाइम जो है, आपका जो समय है वह एक दिन आपको पास कर देगा, बोलेगा ठीक है यार तुम आगे निकल जाओ। जब तुम्हारे पास समय था तब तुम समय को बर्बाद कर रहे थे। आज जो है तुम्हारे पास समय मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। अब मैं उन बच्चों को समय दूंगा जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सीरियसली एग्जाम निकालने की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा इसीलिए कि आप सभी भी अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर हो जाए। और जो बच्चे पहले से कुछ अटेम्प्ट दे चुके हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका जरूर एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर। यहाँ पे देखिए, इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं किनके किनके बारे में जानने वाले हैं, इंपोर्टेंटली हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले शिशुनाग वंश के बारे में, जिसमें हम जानेंगे शिशुनाग राजा के बारे में, कालाशोक के बारे में, नंदीवर्धन के बारे में। साथ ही हम यहाँ पे देखने वाले हैं नन डायनेस्टी के बारे में। ओके, जिसमें हम चेक करेंगे महापद्मनंद के बारे में, धनानंद के बारे में, और साथ ही हम कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे। ये जो टॉपिक है दोस्तों, मगध की सफलता का कारण, ये मुख्यतः जो है मेंस की परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। इस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे दोस्तों, लेकिन हम उसको मेंस का जो वीडियो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम उसको कवर करने वाले हैं। ओके, आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए दोस्तों। साथ ही यहाँ पे देखिए कि शिशुनाग डायनेस्टी जो है वह 412 से 344 ईसा पूर्व तक काम करता है। ओके, और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है और एक कुशल साम्राज्य की स्थापना करता है दोस्तों। फिर उसके बाद एंट्री होती है नंद डायनेस्टी की। तो नंद डायनेस्टी भी अच्छे तरीके से शासन चलाता है। ओके, 344 से लेकर के 324 और 323 ईसा पूर्व तक वह शासन करता है। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा? तो इसका कारण यह है दोस्तों, मैं आप सभी को बता देता हूं कि कई सारे जो हिस्ट्री के बुक्स होते हैं, उन सभी बुक्स की मदद से ही आप सभी के लिए हम नोट्स तैयार करते हैं दोस्तों। उससे क्या है, मैं 4 to 5 बुक्स से एक साथ ही नोट्स बनाता हूं दोस्तों। ओके, और साथ ही साथ वो 4 to 5 बुक्स जो है आपको नहीं पढ़ने दोस्तों, आप सभी को वो सारी चीजें जो है एक ही वीडियो लेक्चर में अवेलेबल हो जाएंगी। इसीलिए आप मेरे लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं और साथ ही मेरे नोट्स को भी आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ जो भी बातें बताता हूं दोस्तों, उसमें कोई ना कोई बारीकी रहती है जो कि आपके एग्जाम में उस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअली कुछ इतिहासकारों ने कहा कि ये 324 बीसी में नंद डायनेस्टी वाज कंप्लीटली रूइन, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ओके, और कुछ
इतिहासकारों ने, कुछ हिस्टोरियंस ने कहा कि नंद डायनेस्टी वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय इन द 323 बीसी। और कुछ इतिहासकारों ने, जो कि गूगल के विकिपीडिया के इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा, जैसे कि ब्रिटानिया हो गए, ब्रिटानिया से एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि उनका मानना है कि नंद डायनेस्टी जो है वो 345 से स्टार्ट हुआ था और साथ ही वह जो है 322 में खत्म हुआ। और 323 बीसी की बात जो है आपको रामशरण शर्मा जी की बुक में और साथ ही साथ इग्नो की बुक में आपको देखने को मिल सकती है। इग्नो की जो बुकलेट आती है हिस्ट्री की, उसमें आपको देखने को मिल सकती है। 324 की जो बात है दोस्तों, ये कंबाइंड जो एनसीईआरटी की बुक आती है उसमें आपको देखने को मिल सकती है। और कई सारे जो ओल्ड एनसीईआरटी है, तमिलनाडु जो एनसीईआरटी है, उस बुक में आपको देखने को मिल सकता है 323 बीसी। साथ ही अरिहंत के बुक में भी आपको देखने को मिलेगा 323 बीसी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से कितने सारे बुक्स का जो मिक्सअप है वो आप सभी के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं। इसीलिए दोस्तों हमारा जो लेक्चर होगा वह आपके बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होगा, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे आपको बिल्कुल पता चलेगा कि सर ने इस टॉपिक को तो जरूर कराया था। ओके, और आप अपने एग्जाम में भरपूर अपना नंबर इकट्ठा कर पाएंगे, यही उम्मीद है दोस्तों। सो लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर। सो यहां पे देखिए दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है शिशुनाग। शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में हम जानने वाले हैं। आखिरकार ये शिशुनाग भाई साहब थे कौन? तो देखिए दोस्तों, शिशुनाग डायनेस्टी जो है, इनके विषय में हिस्ट्री में उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है आपको देखने को नहीं मिलती। ओके, शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन इतिहास में देखने को नहीं मिलता दोस्तों। क्यों नहीं मिलता? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कई सारे साक्ष्य हो सकते हैं जिसकी कमी हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। लेकिन फिर भी हमने आप सभी के लिए इतने सारे बुक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है और आप सभी को प्रोवाइड करने की भरपूर प्रयास किया है दोस्तों। और बाकी अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच भी जाते हैं उसको हम एमसीक्यूज में कवर करेंगे। ओके दोस्तों, सो लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे शिशुनाग के बारे में। हु वॉज शिशुनाग? तो यहाँ पे देखिए क्या है, शिशुनाग का जो कार्यकाल चलता है वह 412 से लेकर के 398 बीसी तक यानी ईसा पूर्व तक चलता है। सो इनका जो कार्यकाल इतना दिन तक चला दोस्तों, और हम यहाँ पे क्या जानते हैं कि इनको किसने फाउंड किया था? शिशुनाग ने फाउंड किया था। तो आज तक हम जो देखते रहे, जैसे हमने बताया कि हर्यक वंश को बिंबिसार ने फाउंड किया था। ओके, हम आगे जानेंगे नंद डायनेस्टी को महापद्मनंद ने उसको क्या किया था? फाउंड किया था। तो क्या ये सभी लोगों ने अपने अपने डायनेस्टी को फॉर्म किया? देखिए दोस्तों, यहां समझने की बात है कि संस्थापक का मतलब क्या होता है एक्चुअली, यानी कि फाउंडेड का मतलब, फाउंडर का मतलब क्या होता है? फाउंडर का मतलब यह है दोस्तों, एक्चुअली यहाँ पे दो प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे आपको। कौन कौन से प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे दोस्तों? दो प्रकार के लोग जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। पहला वह व्यक्ति होगा जो अपने डायनेस्टी, अपने समाज के, अपने कुटुंब के, अपने परिवार के लोगों को लाएगा और कहीं पे रख देगा, वह एक व्यक्ति हुआ। दूसरा वह व्यक्ति होगा दोस्तों जो उस कुटुंब के लोगों को उन्नति के मार्ग पे लेके जाएगा, उनको विकास के मार्ग पे लेके जाएगा, उनको तरक्की के मार्ग पे लेके जाएगा, उनको साम्राज्यवाद के मार्ग पे लेके जाएगा, उनको मोनार्किज्म के मार्ग पे लेके जाएगा, उनको रिपब्लिकन के मार्ग पे लेके जाएगा। सो इसी प्रकार अलग अलग मार्गों पे लेके जाएगा। साथ ही उनको बोलेगा कि तुम टैक्स भी दो, साथ ही उनको बोलेगा कि तुम एग्रीकल्चर भी करो, साथ ही उनको बोलेगा कि तुम स्कल्पचर्स भी बनाओ, साथ ही उनको बोलेगा कि युद्धों में भरपूर सहयोग करो ना भाई, तभी तो हम महान शासक बनेंगे, तभी तो हमारा साम्राज्य आगे बढ़ेगा, तभी तो हमारी डायनेस्टी उन्नति करेगी। सो इसी के बारे में इन्होंने कहा। सो यहाँ पे देखिए हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे स्क्रीन में आप चेक कर सकते हो, ये जो है शिशुनाग हैं, इनकी स्कल्पचर हमको देखने को मिलती है दोस्तों। आइए इनकी तस्वीर थोड़ी देख ले हम, किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरीके से इनके कर्ली हेयर्स हैं इस तरीके से, और इन्होंने अपना बियर्ड रखा हुआ था, और किस तरीके से कान में ये बाली पहने हुए थे। इनको देखने से ऐसा ही इनका लुक दिख रहा है दोस्तों जैसे कि ये पर्सिया के राजा हो। ओके, सो क्योंकि ये जो लुक है वो पर्सियन किंग का है दोस्तों, तो इस तरीके से लुक जो है ये भी बनाए हुए थे। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। सो देखिए यहाँ पे इन्होंने अपनी राजधानी जो है वैशाली ट्रांसफर की। तो पहले मगध की राजधानी कौन सी थी? पहले मगध की राजधानी थी राजगीर, जिसको आप राजगिरी भी कहते हो, जिसको आप गिरी ब्रिज भी कहते हो। तो आपके प्रीलिम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना दोस्तों कि गिरी ब्रिज का मतलब क्या है भाई? गिरी ब्रिज का मतलब राजगीर है। राजगीर को और क्या कहते हैं? राजगीर को और राजगिरी कहते हैं। ओके, सो इस तरीके से आप जान सकते हो। राजगीर कौन से दिशा में है भारत में? तो यह जो है पूर्वी दिशा की ओर आपको देखने को मिलेगा लगभग।
तो यहां पे देखिए दोस्तों, अब इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली तो ट्रांसफर करी, साथ ही इनकी लाइफ में सबसे उन्नति वाला काम इन्होंने क्या किया, सबसे पॉपुलर काम, तो इन्होंने क्या करा, अवंती को पराजित कर दिया भाई। एक और बिंबिसार, एक और अजाशत्रु, एक और उदयन, इन लोगों ने भी अवंती को पराजित करने में इनकी बैंड बज गई और ताता थैया हो गया दोस्तों इनका। लेकिन क्या हुआ, शिशुनाग जैसे ही एंट्री मारते हैं, बोलते हैं हम शुरुआत करेंगे तो पीक के बारे में सोचेंगे, ऊंचा सोचेंगे तभी तो ऊंचा मिलेगा। ओके, और उन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने वैशाली पे आक्रमण कर दिया। और वैशाली पे आक्रमण करने के बाद क्या होता है दोस्तों, कि इन्होंने वैशाली पे अपना कंट्रोल कर लिया और उज्जैन जो उसकी राजधानी थी उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। बोला कि हमारी बात मानिए वरना आप ही जानिए, आप ही जानिए वरना हमारी बात मानिए, आपके पास दो ऑप्शन है। सो उनको यही बोला उन्होंने। अब यहां पे देखिए कुछ और खास बातें हैं इनसे संबंधित। तो इनके बाद किसकी एंट्री होती है, तो इनके बाद जो है यानी शिशुनाग के बाद एक महान योद्धा काल अशोक की एंट्री होती है। अब ये काल अशोक कौन है, इनका उपनाम क्या था, यानी इनके पप्पा हुजूर इनको प्यार से क्या बुलाते थे, तो इनके पप्पा हुजूर इनको प्यार से बुलाते थे काकवर्ण। तो इनके फादर इनको काकवड़ इधारा तो ऐसे बोलते थे दोस्तों। सो आप समझ सकते हैं कि इनका एक उपनाम है काकवड़। सो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि काकवड़ कौन से वंश से संबंधित है, तो आप बताइएगा शिशुनाग वंश से संबंधित है। काकवड़ के पिता का नाम क्या है, तो आप बताइएगा काकवड़ के पिता का नाम क्या है दोस्तों, शिशुनाग है। फिर अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि काकवड़ का एक्चुअल नेम क्या था, तब आप आंसर दीजिएगा काल अशोक था। ओके, सो स्टेट पीएससी में इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसीलिए मैं आप सभी को डिटेल से बता रहा हूं। हर पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा और आपको एग्जाम क्रैक करने से आप खुद भी नहीं रोक पाओगे। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ पे मैंने यही बात बताने की यहाँ पे प्रयास किया है आप सभी को वर्ड्स में, ताकि आप इसको लिख सको और अपना एक अच्छा नोट्स तैयार कर सको कि शिशुनाग वंश जो है केवल वह साम्राज्य हुआ जिसने मगध में शासन करते हुए अवंती को पराजित कर दिया। और इससे पहले शासकों में बिंबिसार आए, अजाशत्रु आए, उदयन आए, तो ना केवल नेदर बिंबिसार नोर अजाशत्रु को डिफीटेड टू द अवंती, ना ही बिंबिसार ने और ना ही अजाशत्रु ने अवंती को हरा पाए। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं। सो यहाँ देखिए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। कालाशोक का जो शासन चला यह कौन कौन से एरिया में चला, तो ये आप देख सकते हो इतने क्षेत्र में इनका शासन चल रहा था। कालाशोक मतलब अब आप मान के चलिए शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का जो कार्यकाल चल रहा था वह इतने एरिया में चल रहा था जितना कि आपको मैप में ये जो डार्क लाइन आपको नजर आ रही है। और यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, हम उसको चेक करते हैं। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, इनका बायोग्राफी। सो यहाँ पे देखिए ये किनके पुत्र थे, ये जो कालाशोक थे ये किनके पुत्र थे, ये शिशुनाग के पुत्र थे। ओके, और इनका कार्यकाल कब से कब तक चला, 394 से लेकर के 366 बीसी तक चला। और इन्होंने क्या करा, अपनी राजधानी जो है इन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्र को स्थापित किया एक बार पुनः। और इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने पाटलिपुत्र की जो महल थी वहां पे इन्होंने एग्रीकल्चर को बिल्कुल ग्रोथ करा दिया। वहां पे उन्होंने क्या किया, लोगों से स्कल्पचर बनाने को कहा, लेकिन उसके प्रमाण हमको बहुत कम देखने को मिले दोस्तों। लेकिन हाँ, पाटलिपुत्र का जो महल है वह काफी प्रसिद्ध है इतिहास में, और आप जानते हैं पाटलिपुत्र कितना पॉपुलर जगह है। तो आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क छूटता है दोस्तों, आप पता करेंगे कि पाटलिपुत्र आज के डेट में कहाँ पे स्थित है, कौन से स्टेट में आता है। ओके, सो ये आपके लिए एक होमवर्क है। अब यहाँ पे देखिए कुछ और इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो इनका जो ये मैप है, इस मैप से आपको पता चल रहा है इंडिया का मैप में पाटलिपुत्र का जो शासन फैला हुआ था, जो साम्राज्य था इनका, कहाँ से कहाँ तक फैला था। सबसे पहले मगध का जो राजधानी था वह राजगीर था। इन्होंने अपनी जो राजधानी थी उसको ट्रांसफर की वैशाली, और उसके बाद पाटलिपुत्र चले गए। सो अगर मान लीजिए इसमें आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें आपको स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आ सकता है कि मगध वंश का सबसे पहला राजधानी कौन सा था, तो आप बताओगे मगध वंश का सबसे पहला राजधानी राजगीर था। मगध वंश का दूसरा राजधानी कौन सा था, तो आप बताओगे मगध वंश का दूसरा राजधानी वैशाली था। और फिर पूछ सकता है कि मगध वंश का तीसरा राजधानी पाटलिपुत्र था।
ओके, आप ये बता सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, एक और क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए आपको, कि मगध वंश में आने वाले 3 राजधानियों का वर्णन कीजिए। एक है आपके राजगीर, दूसरा है पाटलिपुत्र, दूसरा है वैशाली, और तीसरा है पाटलिपुत्र। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर सकता है कि मगध, वैशाली और पाटलिपुत्र 3 राजधानियां हैं। सबसे पहले आप इनको क्रम से जमाइए, और यहाँ पे आपको ए बी सी डी करके ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे देगा, बोलेगा कौन सा सही क्रम है आप बताइए। एक में आपको लिख देगा वैशाली, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र और क्या लिख देगा दोस्तों, राजगीर। एक में लिख देगा राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र। एक में आपको लिख देगा राजगीर, पाटलिपुत्र और वैशाली। एक में आपको लिख देगा पाटलिपुत्र, वैशाली और राजगीर। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, आप हो सके तो इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। आई होप कि आप सभी को ये पसंद आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन जो है। तो सबसे पहले मैंने बताया राजगीर, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे पूछ सकता है दोस्तों। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे और क्या पूछ सकता है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र जो स्थित है भाइयों, ओके, ये कौन से नदी के संगम पर आपको देखने को मिलता है। तो किन नदियों के संगम पे, एक तो आपको गंगा नदी के संगम पे और दूसरा आपको सोन नदी के संगम पे देखने को मिलता है दोस्तों। तो गंगा और सोन रिवर के जो संगम है उसके पास में आपको यहाँ पे पाटलिपुत्र देखने को मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि गंगा रिवर जो है वह पाटलिपुत्र के कौन से डायरेक्शन में है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया था कि गंगा रिवर इस तरीके से बहेगी और यह जो है बिहार से होते हुए किस तरीके से कहाँ जाएगी, बंगाल के खाड़ी में जाकर के गिर जाएगी। ओके, तो आपको मैंने बताया था कि जिस डायरेक्शन में अगर कोई रिवर फ्लो हो रही है तो वह उसका ईस्ट डायरेक्शन होता है, जहां से वह आ रही है वह उसका वेस्ट होता है, इसका जो लेफ्ट वाला हिस्सा है ये इसका नॉर्थ होगा और राइट वाला हिस्सा इसका साउथ होगा। मैंने आपको पहले के लेक्चर में समझाया था। तो यहाँ पे भी गंगा रिवर जो इस तरीके से बह रही है पाटलिपुत्र के पास से, तो ये क्या है, ये इस तरीके से बह रही है तो इधर ईस्ट हुआ, तो इसका वेस्ट क्या हुआ, ये वाला हिस्सा हुआ जहां पे सोन रिवर मिल रही है। तो यहाँ पे आप जान सकते हो कि सोन रिवर इसके पश्चिम की दिशा में है और इसके उत्तर की दिशा में कौन सी नदी है, गंगा रिवर है दोस्तों। ओके, क्योंकि यहां पे देखिए पाटलिपुत्र जो है गंगा रिवर के अगर दक्षिण में आपको नजर आ रहा है, तो यहां पे सिंपल सी बात है कि यहां पे इसका आंसर क्या होगा, पाटलिपुत्र गंगा रिवर के दक्षिण में नहीं है दोस्तों। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा है कि गंगा रिवर इस तरीके से बही है और इस तरीके से आगे गई है। तो यहाँ पे ये गंगा रिवर यहाँ फैल रही है, तो यहाँ पे ईस्ट हुआ, यहाँ पे वेस्ट हुआ, और इसका जो लेफ्ट तरफ है ये क्या होगा, नॉर्थ होगा। यानी पाटलिपुत्र जो है वो गंगा रिवर के लेफ्ट में है। ओके, और इसके वेस्ट में कौन सी रिवर है, इसके वेस्ट में है आपका सोन रिवर। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से इसका आंसर दे देना दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए शिशुनाग डायनेस्टी ने इतने बड़े इलाके में जो है अपना शासन स्थापित किया दोस्तों, इतना विशाल क्षेत्र, जहां उन्होंने श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, वैशाली, राजगीर, ओके, और उज्जैन तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि उज्जैन ही तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हमको कई सारे इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, और ये लेक्चर जो है स्पेशली आपके प्रीलिम के फोकस से बनाया गया है ताकि आपके प्रीलिम के एग्जाम को निकालने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको समझना आवश्यक है दोस्तों। आइए जानते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन की बातें। तो यहाँ पे क्या है, शिशुनाग डायनेस्टी में यहाँ पे कालाशोक के शासन काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का निर्माण किया गया था। अब ये बौद्ध संगीति क्या होता है, तो आप इसको इमेज से समझेंगे तो आपको इजीली क्लियर आ जाएगा दोस्तों, आप सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे एक मॉन्क जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे कुछ अन्य मॉन्क हैं। आई थिंक ये देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सभी कौन है, इनके शिष्य हैं दोस्तों। और इस तरफ आप समझ सकते हो, इस तरफ आप देख के जान सकते हो कि इस तरफ बैठने वाले लोग कौन है दोस्तों। इस तरफ बैठने वाले जो लोग हैं ये लोग ऑब्वियस सी बात है आम पब्लिक है। तो इस तरफ आम पब्लिक, इस तरफ मॉन्क, और यहाँ पे उनके जो मॉन्क गुरु हैं वो बैठे हुए हैं और इन सभी को वो ज्ञान की बातें बता रहे हैं। तो इसी तरीके से बौद्ध संगीति में होता है दोस्तों। बौद्ध संगीति में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा कि वहां पे लोग बाग इकट्ठा होंगे और लोग बाग इकट्ठा होने के बाद जो है कुछ ज्ञान की बातों को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक मॉन्क होंगे जो सारी इंफॉर्मेशन लोगों को देंगे और उनको बताएंगे सतमार्ग पे चलने का फायदा। ओके, तो यहां आप समझ सकते हैं इनके बारे में। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात और है यहाँ पे
कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। ये क्वेश्चन मैक्सिमम डायनेस्टी में पूछा गया है कि इस डायनेस्टी के अंतिम शासक का नाम बताइए, क्योंकि सब लोग जो है प्रारंभिक संस्थापक यही सब पढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन कई सारे जगहों में जैसे सीडीएस के एग्जाम में भी, तो वहां पे आपको देखने को मिल सकता है कि अंतिम शासक कौन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या शिशुनाग डायनेस्टी के अंतिम शासक नंदीवर्धन है या तो फिर महानंदी है। तो आइए जानते हैं इसके असली रिजल्ट के बारे में कि एक्चुअली क्या है। तो हिंदू पुराणों के अनुसार अगर हम बात करें तो महानंदीन जो है, महानंदीन कालाशोक के पोते हैं और नंदीवर्धन के सुपुत्र हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, नंदीवर्धन के बाद जो व्यक्ति आएगा वही तो अंतिम शासक होगा। तो नंदीवर्धन के बाद प्रमाण मिलता है महानंदीन का, तो महानंदीन ही इसके अंतिम शासक हुए। ओके, दैट मीन हम यहां क्या समझ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी ऑफ हिंदू, महानंदीन वॉज ग्रैंडसन ऑफ द कालाशोका एंड सन ऑफ नंदीवर्धन। ओके, तो आप यहां पे समझ सकते हैं कि नंदीवर्धन कौन थे, कि महानंदीन के वो फादर थे, और जो कालाशोक थे वो उनके दादा थे। ओके, अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं दोस्तों, उनके दादाजी तो कालाशोक थे, उन्होंने साम्राज्य को काफी विस्तार किया। अब इनको एक शक्तिशाली शासक भी बोला गया। अब इनको शक्तिशाली शासक क्यों बोला गया, देखिए क्या होता है दोस्तों। अगर हम बात करें इंडिया के मैप के बारे में, ओके, तो मैंने आपको बताया था, मान के चलिए ये इंडिया है, तो यहाँ पे इसका ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। तो यहाँ पे जो दर्रा है, खैबर पास जो दर्रा है, और यहाँ जो दोआब देखने को मिलता है, वहां से ज्यादातर लोग जो है विदेशी आक्रमण कर रहे थे। कभी ईरानियों ने किया, कभी इराकियों ने किया, कभी अरबियों ने किया, कभी तैमूर के लोगों ने किया, कभी मंगोलियों ने भी करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, और इसी मार्ग से ग्रेट सिकंदर भारत आ रहे थे दोस्तों। कौन, महान सिकंदर, उनको इतिहासकारों ने बताया है, वे भारत आ रहे थे। अब इनको महान क्यों कहा गया, महान इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि इनकी एक प्रिंसिपल थी, देश विजय। कई सारे देशों को ये जीतना चाहते थे और अपने अधीन में लेना चाहते थे। और जब लोग भारत आते और भारत से जब व्यापार करके दूसरे देश में जाते, तो उनको देखने को मिलता कि भारत से किस प्रकार वो सोने के सामानों को लेके आ रहे हैं, बुलियंस को लेके आ रहे हैं, वहां से सिक्कों को लेके आ रहे हैं। तब उनको पता चला कि किस प्रकार जो है भारत में सोने चांदी जवाहरात जो है वो भरे हुए हैं। सो वहां जाकर के अगर हम भारत भूमि में विजय स्थापित करें तो हमारा भला ही होगा, ऐसे सोचकर सिकंदर आ रहे थे। लेकिन नंद डायनेस्टी ने उनको रोक दिया दोस्तों। नंद डायनेस्टी इसलिए काफी पॉपुलर हुआ इतिहास में जाकर के। और दूसरी ओर शिशुनाग वंशों ने भी क्या किया, अवंती से जैसे युद्ध किया, तो उससे आपको समझ में आता है कि किस प्रकार उनकी जो आर्मी थी वो इतनी पावरफुल थी, जिसने अवंती जैसे इतने महान और इतने सारे आर्मी के लोगों को हरा दिया आसानी से, वो भी। तो इसीलिए हम शिशुनाग डायनेस्टी को आप पावरफुल बोल सकते हो। कालाशोक जो है वह जो है कई प्रकार की युद्ध प्रणाली जानते थे दोस्तों। तो एक युद्ध प्रणाली के बारे में आपको बता देता हूं। तो देखिए, वे युद्ध लड़ते थे तुंगभद्रा पद्धति से। अब ये तुंगभद्रा पद्धति का उपयोग इतिहास में और कहां देखने को मिलता है, तुंगभद्रा पद्धति का उपयोग आपको इतिहास में बाबर के कार्यकाल में देखने को मिलेगा दोस्तों। अब आप बोलेंगे सर ये तुंगभद्रा पद्धति क्या है। तो तुंगभद्रा पद्धति में क्या होता है, वह एक त्रिशूल की आकृति बनाकर हमला करते थे। जैसे उनकी आधी सेना जो है वह सीधी सीधी चलती थी परेड करते हुए। जब दुश्मनों की सेना इस सेना को संभालने में लगी रहती थी, तभी उनकी आधी सेना इधर से आती थी, ओके, और आधी आर्मी उनकी इधर से आकर के उन पे अटैक कर देती थी दोस्तों। और इस तरीके से उनको जो है आसानी से विजय मिल जाती थी। तो इस तरीके से तुंगभद्रा पद्धति का इन्होंने पालन किया था दोस्तों। और इनके कार्यकाल में सिक्कों का प्रचलन भी कंटिन्यू बना ही हुआ था। तो आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि आप मूर्ति कला कीजिए, क्योंकि हमारा प्रमाण हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ी को मिलना चाहिए। तो मूर्ति कला के बारे में भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ एक मूर्ति कला के रूप में इस तरीके से कुछ मूर्तियां वहाँ पे देखने को मिलती हैं, जिसमें उनके शीश को ही नहीं बताया गया है, यानी उनके हेड को ही नहीं बताया गया है। अब ये क्यों नहीं बताया गया दोस्तों, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह शिशुनाग वंश के लोगों ने ही बनवाया होगा। दूसरा कारण, उनको हटाने वाले जो राजवंश थे, नंद वंश के लोग, उन्होंने ऐसा बनवाया होगा कि शिशुनाग वंश का प्रमाण तो था लेकिन उनका गर्दन हमने उड़ा दिया। अब देखिए यहाँ पे कई सारी धारणाएं हो सकती हैं।
अलग अलग इतिहासकार अलग अलग धारणाएं देते हैं। सो आप इनमें से दोनों में से किसी एक धारणा को फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पे सिक्के यहाँ पे बनवाए। अब यहाँ पे सिक्कों के बारे में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा दोस्तों। अब ये सिक्कों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो कॉइन्स के साथ लोग कैसे खेलते थे। जैसे मान लीजिए कि मेटल प्लेट का उन्होंने कॉइन बनाया, मान लीजिए कि गोल्ड का कॉइन उनको मिल गया या सिल्वर का कॉइन मिल गया। अब ये लोग इसको लेके जाते थे वहां के लोग बाग, और उसको गर्म करके उसको पूरी तरीके से मेल्ट करते थे। अब मेल्ट करने के बाद मान लीजिए कि 1 रुपए का कोई सिक्का है, अब इसको जब ये लोग मेल्ट करेंगे तो मेल्ट करने के बाद क्या होता था, इनके पास जो सिल्वर जो इकट्ठा होता था वो सिल्वर 1 रुपए से ज्यादा कॉस्ट का रहता था, और उससे वो लोग 1 रुपए से अधिक का सामान खरीद लेते थे। तो यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही, और हाल ही में हमारे देश में भी जो इंडिया हमारा जो तैयार होता है आज़ादी के बाद, और उसमें भी कुछ ऐसे ही सिक्के चल रहे थे जिसमें मेटल की क्वांटिटी ज़्यादा थी। हालांकि उसकी जो वैल्यू थी वह कम थी, लेकिन क्वांटिटी थी उसमें वह ज़्यादा थी। तो जिसके वजह से क्या होता था कि लोग बाग उसको गलाते थे और गला करके उससे कुछ ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते थे। ओके, उसका सदुपयोग नहीं, उसका दुरुपयोग करते थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने सिंपल प्लेट्स ऑफ क्वाइन जो है करेंसी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ये टॉपिक आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है दोस्तों। आप देखिए हम इतिहास में सभी प्रकार के पृष्ठों को छूते हैं दोस्तों, ताकि आपको हर प्रकार का नॉलेज मिले, क्योंकि कनेक्टिविटी का दूसरा नाम ही तो इतिहास होता है। अगर आपको कनेक्टिविटी बढ़ाने नहीं आएगा, कनेक्शन करके अगर आप नहीं पढ़ पाओगे, तो अच्छे इतिहास के नॉलेजफुल बंदे कैसे बन पाओगे। सो यहाँ पे देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ से शिशुनाग डायनेस्टी का एंड होता है। हमने जाना कि महानंदिन जो है उनके अंतिम शासक बने। अब इसके बाद स्टार्ट होती है नंद डायनेस्टी के बारे में, जो कि एक महान इतिहास की रचना करती है दोस्तों। तो इसके फाउंडर, जैसे कि मैंने बताया, संस्थापक महापद्मनंद को माना जाता है, और इनका कार्यकाल जो है स्टार्टिंग हुआ 344 बीसी से लेकर के, और इनका डिक्लिनेशन स्टार्ट हुआ 323 बीसी तक। ओके, और साथ ही साथ इनकी जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र ही थी, और इनकी गवर्नमेंट कैसी थी, इनकी गवर्नमेंट थी मोनार्की गवर्नमेंट थी। अराजकवाद बहुत था दोस्तों इनके कार्यकाल में, क्योंकि यहाँ पे केवल राजा का ही चलता था, राजा की ही प्रजा सुनती थी, प्रजा के विचारों को यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। ओके, सो यहाँ उनके जो पीपल थे, उनकी जो नगरवासी थे, वे काफी ज्यादा प्रताड़नाओं को सह रहे थे। अब यहाँ पे देखिए आज की डेट में यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से प्लेसेस जो हैं वो अटैच्ड हैं। तो यहाँ नेपाल है, इंडिया है, और बांग्लादेश के कुछ हिस्से यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसको हम मैप में समझेंगे दोस्तों, आप सभी को और अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही यहाँ कौन कौन से धर्म के लोग थे, तो यहाँ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लोगों को अधिकता देखा गया है। ओके, सो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको यहाँ हिंदी में भी ये नोट्स अवेलेबल मिल जाएगा दोस्तों, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। सो जैसे कि मैंने बताया, संस्थापक का नाम इनका महापद्मनंद था। इनका कार्यकाल स्थापित हुआ 344 से, और इनका पतन हुआ 323 में, और इन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र को चुना। और सरकार जो है काफी अराजक थी, केवल अपनी ही सुनती थी, मनमाना करती थी। और यहाँ पे 2 प्रकार के धर्म, हिंदू और बौद्ध थे। साथ ही यहाँ नेपाल, भारत और बांग्लादेश जो आज की भूमि है, इन क्षेत्रों में इसका प्रमाण हमको देखने को मिला। अब नंद वंश में पहले शासक की एंट्री होती है दोस्तों, उनका नाम क्या था, महापद्मनंद। ओके, अब ये महापद्मनंद के बारे में जानते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ, जो महानंदिन थे, महानंदिन कौन थे, महानंदिन वह व्यक्ति थे दोस्तों जो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक बने। तो महानंदिन की जो पत्नी थी, ये उनके कॉलेज फ्रेंड थे। ओके, तो ये उनके कॉलेज में पढ़ने वाले, साथ में दोनों बच्चे पढ़ रहे थे, और उनको ये मन ही मन पसंद करते थे। तो इनका मानना था कि अगर मैं महानंदिन को हटा दूंगा तो उनकी जो मिसेस हैं उनसे मैं विवाह कर लूंगा, और मैं एक नए वंश की स्थापना करूंगा। तो इनकी जो सिस्टम है वह क्या था दोस्तों, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना पद्धति पे कार्य करता है। तो इनकी निगाहें कहीं और थी, और निशाना तो केवल साम्राज्य स्थापित करना था। और इन्होंने उनकी पत्नी की सहायता से महानंदिन की को मौत के घाट उतारा, और साथ ही साथ इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि महापद्मनंद ने महानंदिन की हत्या की और खुद राजा बन गए, और उन्होंने नंद वंश की स्थापना की। अब ये जो नंद वंश है, इसमें महापद्मनंद जो बने, ये शूद्रदासी के एक पुत्र कहे जाते हैं।
ओके। और ये शूद्रदासी के पुत्र, कभी कभी कुछ इतिहासकार तो ऐसा भी बोल देते हैं दोस्तों कि ये जो है वो महापद्मनंद के ही संबंधी थे। ओके। और ये उसी संबंधी के वजह से ही, यानी उनसे नफरत हो गया था वहां उनसे, यानी महापद्मनंदिन महानंदिन से। और महानंदिन जो है, महानंदिन से इनका नफरत हो गया क्योंकि ये महानंदिन के ही कुछ रिश्ते में आते थे दोस्तों। ओके। और इस वजह से वे चाहते थे कि महानंदिन से मैं बदला लूंगा। साथ ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी पत्नी को अपने जाल में फंसाया और उसके बाद महानंदिन को मौत के घाट उतारा और खुद उस राजगद्दी पे जाके बैठ गए और उन्होंने स्थापना किया नंद वंश का। तो इस प्रकार से ये नंद वंश की स्थापना होती है। अब इसके बाद देखिए कि देयर वॉज 9 किंग इन नंद डायनेस्टी, कि नंद डायनेस्टी में कितने राजा हुए। नंद डायनेस्टी में 9 राजा हुए दोस्तों। सो अकॉर्डिंग टू पुराणास ही वॉज कॉल्ड महापद्म, एंड अकॉर्डिंग टू महाबोधि डायनेस्टी ही वॉज कॉल्ड उग्रसेन। ओके। यानी कि पुराणों के अनुसार उनको महापद्म कहा गया और महाबोधि वंश के अनुसार उनको उग्रसेन के नाम से जाना गया इतिहास में। और इसीलिए इनको प्रथम चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद की उपाधि मिली दोस्तों। सो आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ इंफॉर्मेशन हमने इनके विषय में कलेक्ट किया और कितनी इंपॉर्टेंट बातें हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं दोस्तों। सो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि आप सभी को ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो कि महापद्मनंद ने क्या किया। जैसे कि मैंने बताया कि पुराणों में उनको महापद्म कहा गया और महापद्मनंद को पुराणों में महापद्म और महाबोधि वंश के अनुसार उनको उग्रसेन नाम दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपके पीएससी में पूछा जा सकता है कि महापद्मनंद को पुराण के अनुसार क्या कहा गया। तो पुराणों के अनुसार उनको कहा गया महापद्म और महाबोधि वंश के अनुसार उनको क्या नाम दिया गया, उसके अनुसार इनको नाम दिया गया उग्रसेन। ओके। तो इस तरीके से इनका नाम उग्रसेन पड़ा। अभी हम यहाँ चेक करने वाले हैं दोस्तों कि नंद डायनेस्टी में आखिरकार वो कौन कौन से 9 शासक आए। तो ये थे उग्रसेन थे, पंडुक थे, पांडुगति थे, भूतपाल थे, राष्ट्रपाल थे और गोविषाडक थे और साथ ही 10 सिद्धक थे, कैवर्त थे, धनानंद थे। धनानंद इनके अंतिम शासक हुए जो पॉपुलर हुए और उग्रसेन जिन्होंने इस डायनेस्टी को स्टार्टिंग किया था वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुए। तो यहाँ पे देखिए ये धनानंद हैं, आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा इनका जो टेलीविजन सीरियल आ रहा था ये वही भाई साहब हैं। ओके। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, आपको इजीली याद होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये इमेज जो है वो रख दिया है दोस्तों। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे कि महापद्मनंद जो हुए उन्होंने अपने कार्यकाल में कौन से इंपॉर्टेंट कार्य किए। तो पुराणों में महापद्मनंद को एक और नाम दिया गया, जैसे मैंने बताया पुराणों में उनको महापद्म कहा गया। अब दूसरा नाम सुनिए, उनका दूसरा नाम उनको दे दिया गया एकराट। अब ये एकराट नाम किन्होंने रखा होगा, उन्होंने खुद ही रख दिया उनका नाम एकराट। ओके। एकराट मतलब एक ही राजा के समान व्यक्ति जिसका संपूर्ण समाज पे अधिपत्य होगा और संपूर्ण समाज से वह जो है उम्मीद रखेगा कि संपूर्ण समाज उन्हें भगवान का दर्जा दे। और उन्होंने क्या किया, उनका नाम एक और पड़ा दोस्तों उसी समय, सर्वछत्रांतक। क्या नाम पड़ा, सर्वछत्रांतक के नाम से भी उनको जाना जाने लगा। सो यहां देखिए यह संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक बना। अब ये क्यों शक्तिशाली शासक बना इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है, इन्होंने क्या किया, कलिंग पे हमला किया। कलिंग तत्कालिक समय में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर राज्य था, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर आर्मी थी, काफी कुशल सैनिक उनके पास मौजूद थे, काफी कुशल हथियार उनके पास मौजूद थे। उसके बावजूद भी इन्होंने कलिंग पे अटैक किया और कलिंग को अपने शासन में ले लिया, अपने कब्जे में कर लिया। तो इसीलिए इनको एक शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है। सो यहाँ पे देखिए वहां एक उन्होंने नहर खुदवाई जिसका उल्लेख जो है कलिंग के शासक खारवेल ने अपनी हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। और ये जो आप सीन यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, ये हाथी गुम्फा जो अभिलेख मिलता है ये उसी का प्रमाण है। हाथी गुम्फा अभिलेख से ही इसको लिया गया है। तो आप अगर वहां कभी घूमने जाते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा दोस्तों, आज भी वहां पे ये मौजूद है। और कुछ उन्होंने वहां पे कुछ खुदाई से लिखवाया था जिसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, स्क्रीन में आपको साफ साफ नजर आ रहा है।
ओके। सो इस तरीके से वहाँ पे कुछ प्रमाण वहाँ पे देखने को मिलते हैं, कुछ लिखे हुए शब्दों को यहाँ परिचय किया गया है, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसको समझ पाना आसान नहीं है दोस्तों। ओके। सो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इसी अभिलेख से यह भी पता चला क्या, कि महापद्मनंद कलिंग से एक जैन की प्रतिमा उठा लाए थे। और उस प्रकार से यह भी पता चलता है कि महापद्मनंद जो है, जो एक और बौद्ध को भी मान रहे थे, दूसरी ओर वे जैन को भी मान रहे थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर जैन का मूर्ति वहां रहेगा तब तक जो है कलिंग को पराजित कर पाना संभव नहीं है, इसलिए हम वहां से जैन की मूर्ति ही ले आएंगे, ताकि हमारा साम्राज्य जो है उसको उनका आशीर्वाद लग सके और हमारा साम्राज्य जो है वह विस्तृत हो सके, उन्नति कर सके। ओके दोस्तों, अब देखिए इनके एक मित्र हुए इतिहास में, जिनको व्याकरणाचार्य के नाम से जाना जाता है, यानी कि ग्रामर गुरु। ग्रामर गुरु उनको आप समझ सकते हो, उनका नाम क्या था? पाणिनि। इनका नाम रखा गया था पाणिनि। ओके। अब देखिए इनके शासनकाल में कुछ सिक्के देखने को मिलते हैं। अब ये कौन से कॉइन है? ये देखिए उनके शासनकाल के कुछ कॉइन्स जो हैं, जो सिमिलरली दिखते हैं हमको शिशुनाग डायनेस्टी के कॉइन की तरह। ओके। और साथ ही उस जमाने के लोग भी यही करते थे दोस्तों, कि कॉइन्स वेयर मेड ऑफ मेटल्स विच पीपल यूज्ड इन परचेसिंग। और इसी कॉइन का यूज करते थे लोग खरीद बिक्री करने के लिए। साथ ही लोग जो है उनको पिघलाते थे और वहां से कई सारे उसका जो मेटल है उसको वो लोग अपने पास रख लेते थे। और जब वह काफी ज्यादा भंडार हो जाता था, तब उसका ये दुरुपयोग करते थे अधिक दाम की चीजों को खरीदने के लिए। जितनी उस सिक्के की क्वांटिटी, जितनी उस कॉइन की, उस मुद्रा की क्वांटिटी रहती थी, उससे भी अधिक दाम के चीजों को ये परचेज किया करते थे दोस्तों। ओके। फिर उसके बाद देखिए धनानंद के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो धनानंद को आप देख ही चुके हैं दोस्तों, और धनानंद के संबंध में एक विस्तृत कहानी है जिसको हम जरूर जानेंगे दोस्तों। तो धनानंद इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों हुए दोस्तों? तो धनानंद की कहानी ये है कि वे काफी ज्यादा जो है इतिहास में लोगों को परेशान करते थे। काफी ज्यादा जो है वह अपनी मर्जी के चलाते थे। तो एक समय की बात है दोस्तों, उन्होंने कई सारे ब्राह्मणों को अपने घर न्योता दिया था। ओके। और कई सारे ब्राह्मणों को जब उन्होंने अपने घर न्योता दिया, सो इसी नाम से न्योता दिया था कि आप जो है हमारे बारे में कुछ अच्छा ही बोलिएगा, किसी भी प्रकार की बुरी बातें मत कीजिएगा। ओके। सो यहाँ पे वे जो है एक यज्ञ का आयोजन किए हुए थे, जिसमें कई प्रकार के ब्राह्मण आते हैं। और उसी बीच में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है चाणक्य। चाणक्य जो है वे उनसे नाराज हो जाते हैं कि आप लोगों से मनमाना टैक्स वसूल रहे हो, जो आपकी राजतंत्र, आपके अर्थव्यवस्था के नियमों के खिलाफ है। अब ये अर्थव्यवस्था कौन सी है दोस्तों? तो जिस प्रकार चाणक्य को अर्थव्यवस्था की जनक के रूप में जाना जाता है, अब ये अर्थव्यवस्था वो इकोनॉमी नहीं है जिसके बारे में आप एग्जाम में पढ़ते हो। ओके। सो इनकी अर्थव्यवस्था का मतलब राज से संबंधित था, यानी एम्पायर बिल्डिंग से संबंधित था, साम्राज्य से संबंधित था। हाउ टू ग्रोथ योर एम्पायर, दैट इज बिलोंगिंग टू इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। मतलब कि किस प्रकार आप अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हो, हाउ टू कंट्रोल योर डायनेस्टी, हाउ टू कंट्रोल योर एम्पायर, किस प्रकार आप अपने एम्पायर को कंट्रोल कर सकते हो, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है। वह कौटिल्य की बुक से मिलती है दोस्तों। अब कौटिल्य ने एक अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि अर्थ ही राज है और राज ही अर्थ है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि इन्होंने जो अपनी अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी, इसमें इन्होंने साफ साफ कहा कि हम जिस विषय में जानने वाले हैं, जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित है, अर्थशास्त्र का सही पैमाना आपके राजतंत्र पर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं एक ऐसी बुक लिखूंगा जिसमें आप जान पाओगे कि किस प्रकार आपका राजपाट आगे बढ़ेगा, किस प्रकार आपका राजपाट जो है वह उन्नति के मार्ग पे बढ़ेगा, और किस प्रकार जो है आप जो है तरक्की कर पाओगे, या अपने साम्राज्य का आप जो है वह क्या कर पाओगे दोस्तों, विस्तार कर पाओगे। ऐसा किन्होंने कहा? ऐसा चाणक्य ने कहा। अब यहां पे देखिए, जो हमारे धनानंद थे, जो सुपर हीरो हैं इस नंद डायनेस्टी के, या सुपर हीरो बोलिए या सुपर विलन बोलिए, इन्होंने क्या किया? उनका इंसल्ट किया, उनको काफी ज्यादा अपमानित किया, और बोले देखिए ब्राह्मण भाई साहब, आप जो है यहां से
9 2 11 हो जाइए, क्योंकि आपकी बातें अत्यधिक कटु लग रही हैं। आप बोलते हो कि हम यहाँ मनमाना टैक्स ले रहे हैं, आप बोलते हो कि हम यहाँ किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, आप बोलते हो कि हम यहाँ महिलाओं की स्थिति को बिगाड़ रहे हैं, आप यहाँ बोलते हो कि हम यहाँ कर्मकांड ला रहे हैं, आप यहाँ बोलते हो कि हम यहाँ छुआछूत फैला रहे हैं समाज में, आप हमको ये भी बोलते हो कि हमें निर्णय लेने ही तक नहीं आता, तो आपको हम किस तरीके से बर्दाश्त करेंगे। सो इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। और उनको काफी बुरा भला बोला और उसके बाद उनको बोला गेट आउट फ्रॉम हियर, ओके, गेट आउट फ्रॉम हियर ओ माय डियर मिस्टर चाणक्य, ऐसा उन्होंने उनको बोला और उनको बोला कि आप जाइए यहां से। तभी देखिए दोस्तों, चाणक्य बोलते हैं अपनी जो चुटिया है उस चुटिया को खोलते हुए बोलते हैं, ये लीजिए मैं अपनी चुटिया खोल रहा हूं, और यह चुटिया तब तक नहीं बंधेगी जब तक मैं धनानंद को उसकी कुर्सी से उखाड़ ना फेंकूं। ऐसा किसका शपथ था? ऐसा चाणक्य का शपथ था। अब पीएससी में आपको कैसे क्वेश्चन दिखेंगे? पीएससी में आपको क्वेश्चन दिखते हैं, चाणक्य का नाम बताइए। चाणक्य का और कौन सा नाम है? चाणक्य का एक नाम है कौटिल्य। चाणक्य का नाम बताइए कि इनमें से कौन सा है। तो आपके ऑप्शन दे देगा, एक बता देगा वहां पे वेनशोंग, ओके, पहला ऑप्शन देगा बोलेगा वेनशोंग चाणक्य का नाम है, दूसरा ऑप्शन देगा बोलेगा अकबर चाणक्य का नाम है, तीसरा ऑप्शन देगा और मान लीजिए बोलता है शुक्लाचार्य चाणक्य का नाम है, और चौथा ऑप्शन दिया विष्णुगुप्त चाणक्य का नाम है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आपको दिक्कत भरी लगेंगे दोस्तों। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि चाणक्य के नाम क्या क्या हैं। तो चाणक्य को आप कौटिल्य भी कहते हो, चाणक्य को आप विष्णुगुप्त कहते हो। तो धनानंद के समय में उनको विष्णुगुप्त कहा जाता था, बाद में जाकर उनका नाम चाणक्य और कौटिल्य पड़ा, ओके। सो इन्होंने कहा मैं ऐसे व्यक्ति को राजा बनाऊंगा जो तुमसे प्रतिशोध लेगा और तुम्हें अपनी कुर्सी से उखाड़ फेंकेगा, और हम जो है एक स्मार्ट सिटी की योजना लाएंगे, ओके, और स्मार्ट सिटी में सब लोग खुशी से रहेंगे। और उन्होंने तभी जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य को कांटेक्ट किया, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि देखो भाई तुमको मेरे साथ ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, सो कल से तुम ट्यूशन के लिए आ जाओ, और ट्यूशन से आने के बाद जो है मैं तुमको इस तरीके से ट्रेनिंग दूंगा जिसमें तुम सीखोगे हाउ टू टेक रिवेंज फ्रॉम द धनानंद। और धनानंद ने चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य के फैमिली को बर्बाद करने की कोशिश की थी, तो इसलिए चंद्रगुप्त भी चाहता था कि मैं उससे बदला लूं, ओके। सो यहां पे देखिए दोस्तों कुछ इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए कि महापद्मनंद के 8 पुत्रों में धनानंद सिकंदर का समकालीन था। और जैसे कि मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में ही बताया कि धनानंद क्या होता है, जब सिकंदर भारत में आक्रमण कर रहा होता है उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में, तब उस समय धनानंद की आर्मी जाती है और उसे वहीं रोक देती है। बोलते तुम रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इधर आने की? हमारी आर्मी के बारे में तुम्हें पता भी है कितने पावरफुल हैं हम? अगर तुम यहाँ आ गए तो यहाँ से तुम्हारा जो है नामो निशान तक मिट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है दोस्तों, वे एकमात्र ऐसे शासक हुए जिनकी आर्मी वाकई इतनी बड़ी रही होगी, तभी तो उन्होंने सिकंदर महान को रोक दिया, मानना पड़ेगा दोस्तों। सो यहाँ पे देखिए यह नंद वंश का अंतिम सम्राट भी कहा जाता है, जो काफी पॉपुलर हुए, क्योंकि इनके बाद तो कोई आया ही नहीं दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सबको क्या किया, मतलब कि धनानंद को पराजित किया और साथ ही उनको मृत्यु दंड भी दे दिया, लेकिन इनके मृत्यु के प्रमाण नहीं मिले दोस्तों इतिहास में। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण पब्लिक भी परेशान थी, और वो चाहते थे, क्या चाहते थे भाई, वो चाहते थे कि चंद्रगुप्त को बुलाओ और इस गधे को, इस धनानंद को हटाओ यहां से। ये कितना टैक्स लेगा भाई हमसे, इतना टैक्स लेगा, हम क्या टैक्स ही भरने के लिए कमाते हैं? हम क्या टैक्स ही भरने के लिए इतनी खेती कर रहे हैं? हम क्या टैक्स ही भरने के लिए हल ले जाके सुबह शाम भिड़े रहते हैं और हुर 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 करके गायों को भगाते रहते हैं? तो क्या हम इसी को टैक्स देते रहेंगे? इस मूर्ख को हटाओ उसकी कुर्सी से और चंद्रगुप्त को लाओ, ओके। और हमको स्मार्ट सिटी चाहिए, हमको अच्छी सड़कें चाहिए, हमको कृषि में टैक्स में हमको छूट चाहिए, सब्सिडी चाहिए हमको, ओके, ऐसा लोगों ने कहा। और इसके बाद जो है उन लोगों ने भी चंद्रगुप्त का सपोर्ट किया, कई जगहों पे, कई चरणों पे उन्होंने सपोर्ट किया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट बात है कि इनका जो कार्यकाल फैला, ये जो नंद डायनेस्टी है ये काफी दूर तक फैला हुआ था एक्चुअली, ओके। सो नंद डायनेस्टी का जो यहाँ आप देख सकते हो इस तरीके से कितने दूर तक इन्होंने अपना शासन जो है यहाँ पे इस तरीके से स्थापित किया हुआ था।
तो इनमें इसमें जो है कई सारे आपके जो हैं महाजनपद के कई सारे क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। ओके, तो जहां हम जानते हैं कि शिशुनाग वंश ने जहां तक शासन किया था मगध में रहते हुए, तो इन्होंने अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया। सिंपल सी बात है। ओके, क्योंकि ये तो पॉपुलर राजा थे ना, का क्योंकि ये शक्तिशाली थे, पावरफुल पर्सन थे, तो ये तो करेंगे ही सही। ओके, लेकिन फिर क्या होता है धीरे धीरे, कौन सा ऐसा शासक था जिसने कि 16 के 16 महाजनपदों पे अपना आधिपत्य स्थापित किया? उस शासक का नाम था अशोक। उनके बारे में भी हम जानेंगे दोस्तों, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में। सो इस लेक्चर को हम कवर करते हैं पहले। तो ऐसा कहा गया है कि धनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिम उत्तर भारत में आक्रमण किया। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि सिकंदर ने धनानंद के समय कौन से ईस्वी में, ईसा पूर्व में आक्रमण करने की कोशिश की? तो 325 में। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, 325 बीसी में कौन से राजा ने धनानंद को हमला करने के लिए चुनौती दी? तो उसका नाम भी है सिकंदर, लेकिन उनको यहां पे रुकना पड़ा दोस्तों। ओके, अब यहां पे फिर क्या होता है, पश्चिम उत्तर भारत में इन्होंने आक्रमण किया, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन नंद वंश जो है मगध की सबसे शक्तिशाली शासक बना, जिसके पास कई सारे सेना थी। आइए जानते हैं इनके डिटेल के बारे में, डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इनके पास पैदल चलने वाले ही 2 लाख सैनिक थे। अब आप मान के चलिए, अगर कहीं पे मान लीजिए युद्ध हो रहा है, अब 20,000 ही सैनिक आ जाएंगे तो क्रिकेट स्टेडियम कैसे भर जाता है? 50,000 ही लोग रहते हैं। तो ये लोग तो 2 लाख थे भाई। तो अब ये 2 लाख जब टूट पड़ेंगे किसी पे, तो क्या होगा, इसके बारे में आप अनुमान लगा ही सकते हैं। क्योंकि मैंने लेक्चर की शुरुआत में कहा था, आप इमेजिन कीजिए कि आप उनको देख रहे हो, आप उनको फील कर रहे हो, तब आपको ऐसा लगेगा हाँ भाई, कि ऐसा धनानंद की आर्मी रही होगी, 2 लाख सेना। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगा होगा जैसे कि धनानंद चुनाव प्रचार के लिए जा रहा है और उधर से कोई दूसरी पार्टी का सदस्य आ रहा है चुनाव प्रचार के लिए। आज के डेट में वैसे ही तो देखने को मिलता है दोस्तों, और दोनों पार्टियों में झगड़ा हो गया। ओके, सो यहां पे इसी तरीके का देखने को मिलेगा। यू कैन फील इट। ओके, आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसे फील करके इसको पढ़िए। फिर उसके बाद घुड़सवार कितने थे? अब जैसे कुछ इतिहासकारों ने कहा कि नहीं 20,000 में हम मान जाएंगे, 20,000 थे इनके पास घुड़सवार। कुछ ने तो हद पार कर दी, बोला कि नहीं 60,000 थे भाई इनके पास। तो आप 20,000 को मान के चलिए, उतना ज्यादा भी हम अनुमान नहीं लगाएंगे दोस्तों। ओके, फिर इनके पास देखिए हाथियों की संख्या। तो कुछ ने कहा नहीं हम 3,000 से खुश है, 3,000 हाथी थे इनके पास। ओके, अब कुछ ने कहा कि नहीं 6,000 हाथी थे। तो सिकंदर जब आ रहा होगा तो सिकंदर को भी वही इतिहासकार लोग मिल गए होंगे रास्ते में ही। वो इतिहासकार लोग बोल दिए होंगे उनको, कहाँ जा रहे हो भाई? तो बोले होंगे उन्होंने कि मैं धनानंद से लड़ने जा रहा हूं। तो बोले तुम धनानंद से लड़ने जा रहे हो, होश में तो हो? धनानंद के पास 6,000 हाथियों की सेना है। हाथी छोड़ दिया तो तुम्हारे सैनिक यहां से गायब हो जाएंगे, धरती में मिल जाएंगे। कहाँ जा रहे हो तुम? फिर वो बोला नहीं नहीं मैं जाऊंगा बिल्कुल। तो किसी ने बोला, उनको आने से पहले किसी ने बताया था कि मुझे तो 3,000 हाथी बोल के भेज दिए यार यहाँ, अब मैं कैसे करूं? तुम बोलते हो 6,000 है, सही तो बोल रहे हो ना भाई तुम? बिल्कुल, मैं इतिहासकार हूं, मैं बिल्कुल सही बोलूंगा। अब वही इतिहासकार की इंफॉर्मेशन हमको पढ़नी पड़ रही है दोस्तों, जिसमें हम देखते हैं कि कोई इतिहासकार बोलता है कि नहीं 3,000 सैनिक, 3,000 हाथी थे, और कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि नहीं 6,000 हाथी थे। तो ये घटना है दोस्तों, इतिहास की यही लीला अपरंपार है। लेकिन आप ऐसा टेंशन मत लीजिए कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखेगा कि कितने हाथी थे। हाथियों का क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा दोस्तों आपके सीजीपीएससी में। सो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। ओके, सो हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए, अब आपके लिए कुछ एमसीक्यूज है जिसको आपको सॉल्व करना है। और जैसा कि जब आपको ये लेक्चर मिलेगा, सो आप इस एमसीक्यूज को जरूर देखिएगा, ताकि आप जो है जो आज रात 9 बजे जो होने वाला टेस्ट है उसे परफॉर्म कर सको, जिसमें मैं वैदिक काल के बारे में भी क्वेश्चन दूंगा, और साथ ही साथ उसमें मैं महाजनपद के बारे में और मगध के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखूंगा। सो आप उसके लिए तैयार है ना दोस्तों? सो आप इसी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बस मुझे इतना ही चाहिए दोस्तों कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, फिर तो हमारा काम बन गया। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ कि मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था? हु वॉज द फर्स्ट डायनेस्टी रूलिंग इन मगध? अब इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों वीडियो पॉज करके। आई थिंक आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे चुके होंगे।
सो इसका आंसर क्या है? मगध पर शासन करने वाला पहला डायनेस्टी हर्यक वंश था। ओके, हर्यक वंश आया। अब इसी क्वेश्चन को आपको क्रमानुसार जमाने के लिए भी बोल सकते हैं, तो आप पहले क्या बोलोगे? हर्यक वंश आया, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश आया, फिर उसके बाद आपको नंद डायनेस्टी देखने को मिला, और उसके बाद आप मौर्य डायनेस्टी अगले लेक्चर में देखोगे। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी? तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप इजीली बता दोगे नहीं नहीं बिंबिसार बिंबिसार बिंबिसार। ओके, सो मुझे पता है कि आपको इसका आंसर पता होगा कि बिंबिसार ही इसके आंसर है। ओके, हर्यक डायनेस्टी का जो संस्थापक थे उनका नाम बिंबिसार था, लेकिन बिंदुसार नाम के भी एक भाई साहब हैं। अब ये बिंदुसार कौन है? ये अशोक के पप्पा थे। अशोक के पप्पा का नाम बिंदुसार था दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए इसके लिए, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए ऐसे ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इतना भी लेवल नीचे नहीं गिरेगा। ओके, सो अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो हम हिस्ट्री के जो जितने भी लेक्चर अभी कवर कर रहे हैं दोस्तों, अब तक हम जो लेक्चर कवर कर रहे थे, तो इसमें हम हर प्रकार के क्वेश्चन, हर प्रकार के पैटर्न को सॉल्व करते चल रहे थे, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प किए होंगे। तो ना केवल आपके स्टेट पीएससी में बल्कि यूपीएससी में भी वो काम आने वाला है आपको। ओके, सो अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं या किसी दूसरे एग्जाम की जिसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, सो आप हमारे लेक्चर का बेनिफिट उठा सकते हैं दोस्तों। ओके, हाँ, बात इतना है कि हर एग्जाम का क्वेश्चन का पैटर्न अलग रहता है, उसको आपको समझना पड़ता है, बस बस इतना ही रहता है। थोड़े से घुमावदार, कुछ चटपटे, कुछ तीखे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो अलग अलग एग्जाम की लेवल के अकॉर्डिंग होते हैं। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज पैट्रोनाइज्ड द सेकंड बुद्धिज्म काउंसिल? तो यहां पे देखिए, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय बौद्ध परिषद का संरक्षण किया? अब इसका आंसर कौन बताएगा दोस्तों? तो द्वितीय बौद्ध संरक्षण का परिसर किन्होंने बनाया, परिषद किन्होंने बनाया, और किन्होंने उसका संरक्षण किया, अपने कंट्रोल में रखा? आपने अभी अभी पढ़ा है दोस्तों, आई होप कि आपसे बन जाएगा ये। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पे बिंबिसार है। तो बिंबिसार के समय में ये तो जैन की मूर्ति उठा लाए थे ना भाई, बौद्ध की थोड़ी ना इन्होंने लाए थे उठा के। ओके, और कहाँ से लाए थे? कलिंग से ये उठा के लाए थे। तो बिंबिसार तो नहीं है इसके आंसर। घनानंद तो खुद ही एक पापी राजा था, वो क्या ऐसा काम करेगा? वो तो नफरत करता था सब लोगों से, बस नफरत फैलाना ही उसका मेन काम था। सो घनानंद तो बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी काट गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अजातशत्रु। अजातशत्रु और काल अशोक में, इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आप यहाँ पे 50-50 कर सकते हो। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप 50-50 में ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है, सो आप इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में दिखा तो आप इसको लेफ्ट भी कर सकते हो। और अगर आपके जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते आ रहे हो, मान लीजिए इस क्वेश्चन को आपने स्किप किया हुआ है और दूसरे क्वेश्चन में आपका इतना स्कोर हो चुका है कि आप एग्जाम निकाल रहे हो, तब आप इसको अटेम्प्ट करने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों। तो यहां पे देखिए क्या होगा, जो अजातशत्रु हैं, इन्होंने पहले बौद्ध परिषद का निर्माण किया था, यानी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का निर्माण किया था इन्होंने। ओके, और जो कालाशोक हैं, इन्होंने दूसरे बुद्धिज्म काउंसिल का निर्माण किया था। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? सो इसका आंसर होगा कालाशोक। ओके, अब इसके बाद देखिए क्या है, यहां पे क्या है, हु अमंग द हु वाज द किंग हु वाज द किंग अमंग द फॉलोइंग वाज द सिकंदर अटैक्ड ऑन इंडिया? मतलब कि जब सिकंदर ने भारत पे हमला किया, तब कौन सा राजा वहां उपस्थित था भाई? तो यहां आपके पास चार ऑप्शन है, शिशुनाग है, अजातशत्रु है, ओके, धनानंद है और नंदीवर्धन है। तो आपको पता है, अभी अभी हमने इस पर डिस्कस किया है, इसका आंसर क्या होगा? धनानंद होगा दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज पैट्रोनाइज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? तो अभी अभी मैंने इसका आंसर बताया आपको, अजातशत्रु इसका आंसर होगा, कि निम्न में से किसने प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षण किया? तो वे हैं अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट इंडियन किंग हु स्टार्टेड द मैट्रिमोनियल अलायंसेस टू द स्ट्रेंथन हिज पावर? ओके, तो मतलब कि कौन पहला भारतीय राजा था जिसने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए व्यवहार ही गठबंधन
मतलब वैवाहिक गठबंधन स्थापित किया। यहाँ व्यवहार नहीं आएगा, वैवाहिक आएगा दोस्तों, आप यहाँ पे लिख सकते हो उसको सुधार करके, वैवाहिक गठबंधन स्थापित किया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिंबिसार, क्योंकि बिंबिसार ही वो शासक थे, आपको पता होगा, जिन्होंने अलग अलग राज्यों में हमला किया और वहां जाकर के अटैक करके उनकी पुत्रियों से उन्होंने विवाह कर लिया ताकि उनके साम्राज्य का विस्तार हो सके। अजातशत्रु ने भी इसी रूल को फॉलो किया। आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बिंबिसार को हम टिक लगाएंगे क्योंकि बिंबिसार ने इसकी बिगिनिंग की थी, इसकी स्टार्टिंग की थी। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ लैंड ऑफ मगध? मगध की भूमि का सबसे पहले पता किसने लगाया था, या सबसे पहले उसे निर्मित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? अब यहाँ पे आपका असली टेस्ट शुरू होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है हर्यंग डायनेस्टी या बृहद्रथ, अजातशत्रु या जरासंध, उदयन या अजातशत्रु, जरासंध या बृहद्रथ। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि आपको तो पता है कि मगध में सबसे पहले तो हर्यक डायनेस्टी, तो आप सोचेंगे कि इसको बिंबिसार ने बनाया होगा। बिंबिसार का तो नाम ही नहीं है दोस्तों, यहाँ बिंबिसार का तो नाम ही नहीं है, फिर आप कैसे करेंगे यहाँ पे? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप डिफिकल्ट में ले सकते हो। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर है जरासंध और बृहद्रथ, यानी ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने आया और सबसे पहले अपने जैसे, इसीलिए मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में कहा था दोस्तों, संस्थापक में दो लोग होंगे, एक तो वह व्यक्ति होगा जो अपने समाज को लेके आएगा और दूसरा वह होगा जो उसकी उन्नति करेगा। सो यही दो लोग हैं। तो इनमें से ये कौन है? ये अपने समाज की उन्नति करने वाले में से नहीं है, ये अपने समाज को लेके आने वाले में से हैं, और मगध में इन्होंने अपनी समाज के लोगों को लाके बैठा दिया था। ओके, सो जरासंध और बृहद्रथ इसके राइट आंसर होंगे। अब यहां से हमारा अगला क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वॉज नॉट अ रिपब्लिकन स्टेट? इनमें से कौन सा महाजनपद रिपब्लिकन स्टेट नहीं है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट कैसी चल रही थी, तो मोनार्की गवर्नमेंट चल रही थी, किसके टाइम पे चल रही थी? मगध के टाइम पे चल रही थी दोस्तों। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मगध जो है एक मोनार्किज्म वहां पे चल रहा था, अराजकवाद, जैसे कि मैंने लेक्चर की शुरुआत में बताया था आपको। और यहाँ पे देखिए क्या है, बाकी जो यहाँ पे मल्ल है, वज्जी है, कंबोज है, कुरु है, ये सभी रिपब्लिकन स्टेट थे। तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वॉज नॉट अ मोनार्की स्टेट। क्वेश्चन को बदल दे, हो सकता है जितने भी मोनार्कियल, जितने भी किंग रहे उनका नाम दे दे और बोले इनमें से कौन सा अराजक राजा नहीं था, ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारा यह लेक्चर समाप्त होता है दोस्तों। आई होप कि आप सभी को यह लेक्चर काफी पसंद आया होगा और काफी मनोरंजन से आपने इस लेक्चर को सुना होगा, जाना होगा और समझ में आया होगा कि प्रीलिम में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरीके से हमें हर टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को राइज करना है और उसको समझते चलना है। सो दोस्तों, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। इसी तरीके से आप हमारे लेक्चर के साथ बने रहिए और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़िए ताकि आपको अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स करने के लिए आपको हेल्प हो सके, जिसमें आप मुझे एक मेंटर की तरह पाएंगे दोस्तों, जहां मैं आपको पर्सनल गाइडलाइंस करूंगा। साथ ही साथ मैं आप सभी को यह भी बोलना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप प्रीलिम की तैयारी कर रहे हो तो मेंस की तैयारी भी आपको शुरू कर देनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि मेंस की परीक्षा के लिए आपको समय उतना अधिक नहीं मिलता। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेंस की परीक्षा की तैयारी करना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। साथ ही साथ आप इसकी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, सो ताकि ये होगा कि जब आपका प्रीलिम का एग्जाम क्लियर होगा उसके बाद आपके पास केवल रिवाइज करने के लिए जो है एक्चुअली में टाइम होना चाहिए दोस्तों। आप उसको रिवाइज करने पे टाइम स्पेंड कीजिए। इसलिए आप चाहें तो प्रीलिम के कोर्स के साथ साथ हमारे मेंस का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए उसमें भरपूर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उसमें आपको एक एक चीज बताया जाएगा कि किस प्रकार आप आंसर लिखोगे, बिल्कुल कॉम्पैक्ट आंसर। ओके, आपको रिटन नोट्स भी दिखेंगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर वहां पे स्पेशली लिखे गए हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया था हु गेट सेलेक्टेड इन देयर एग्जामिनेशन, उनके भी कुछ नोट्स आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों उसमें। सो बिल्कुल आप एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और इसके लिए कंटिन्यू जी तोड़ मेहनत कीजिए दोस्तों। जो लोग वर्किंग लोग हैं, जो लोग जॉब पे जाते हैं, उनको भी मैं बोलना चाहूंगा कि आपके पास जब कभी भी टाइम निकलता है आप इस लेक्चर को देखिए। हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखने से आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यू आर जस्ट वॉचिंग अ मूवी,
आप एक मूवी देख रहे हैं ऐसा लगेगा दोस्तों, बशर्ते आप खुद को इमेजिन कीजिए कि आप वहीं पे हो बस। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।